हो गया स्टार्ट। हाँ हाँ कमिंग, आ जाओ। कैसे हो? सही है। ये बताओ, उस दिन जब हमने पूछा था कि इनपुट वाले सारे पॉइंट खत्म हो गए, तुम लोगों ने बता दिया सारे पॉइंट खत्म बिना देखे। उसमें इरिगेशन वाला तो बचा रह गया था। तुम जब मैंने कहा देख के बताओ उसमें कौन कौन से पॉइंट बाकी रह गए, तो तुम लोग बोले हाँ सर इनपुट वाले सारे पॉइंट इनफ हो गए। ऐसा मत किया करो, क्योंकि वो सारे पॉइंट मेरे सामने, मुझे पॉइंट पता होने चाहिए ना एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये एमएसपी वाला, ये आउटपुट वाले पॉइंट में ये वाली पॉइंट कवर करते हैं, उसके बाद वो कवर कर लेते हैं। प्रॉब्लम हुई सर, जब आप एंसर करते हैं, जब चेक करने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए सर। कॉपी चेक करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, और कहाँ से मिलेंगे सर? ये हमें कॉपी ऐसे लिखा है, कॉपी लिखवा चेक करवाना है क्या गलती रही क्या नहीं रही। तो मैंने कई बार लोगों से कहा तो है, यहाँ पे मैं बताता हूँ गलती मेंस में क्या चीज़ें कवर करनी है क्या नहीं। हम आप लोगों को ही तैयार कर देते हैं क्या चीज़ें लिखनी है, कि जिससे आप अपना खुद इवेल्युएशन कर सकें। सर जैसे कि ऑनलाइन में कुछ हमें गलती मिलती है, ऑनलाइन में कुछ की डाल रैंडमली हम क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, सभी बच्चों के एक एक कॉपियाँ चेक करना थोड़ा टफ जॉब हो जाएगा। बट ये है कि जो क्वेश्चन हम दिए होते हैं उस क्वेश्चन का जब आर्किटेक्चर, मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर और उसमें क्या कंटेंट डालना है, ये सब चीज़ें जब बताते हैं। ऑनलाइन में प्रोवाइड नहीं है टोटल। किसके थ्रू? अभ्युदय के थ्रू? किसी और कोई भी साइट हो, कोई भी सिस्टम ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हो, भले फीस लेते हो अपनी, वो तुमको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा या क्लास के बाद मिलना बता देंगे। ठीक है, जिस काम के एक्सपर्ट होते हैं वो जिस काम के एक्सपर्ट होते हैं ना, वो गलती पकड़ सकते हैं कि गलती रही है हमारी। हाँ 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 पता है। अब आपको आप देंगे अभी एक तो कॉपी इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ बिना कॉपी कहाँ तुमने लिख लिया? लिखते कौन से आंसर्स लिखे हैं तुमने? लिखे मैंने पॉलिटिकल लिखे। पॉलिटी वाले सर से पूछो ना यार। देखो पैरा जंबल मत करो, जिसका सब्जेक्ट जो है उसी टीचर से उसके बारे में पूछो कैसे क्या होगा, तो वो क्या होगा, एक बेटर रहता है कम्युनिकेशन में। बात समझ रहे हो ना आप लोग?
किसी दूसरे टीचर से बात करना उस टॉपिक पे या उस टॉपिक के सर मतलब related, कोई भी सब्जेक्ट को भी ऑनलाइन चेक करवानी हो तो वो ऐसा पोर्टल पाइएगा। हम बता देंगे आपको। ठीक है सर। ठीक है। CACP तो टर्म लिखाया था ना मैंने, ठीक है। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, हिंदी भी इसकी बताई थी मैंने एक जो स्पेशल हिंदी वाला PDF शेयर किया था ना तुम लोगों को, वो जरा खोल के रखा करो, उसमें क्या है कि वो टर्म आपको मिल जाएंगे तुरंत हिंदी में, समझे ना। वो जो शॉर्ट नोट्स मैंने दिया था ना हिंदी वाला, उसे जरा ओपन करके रखोगे तो उसमें टर्म मिल जाएगा तुम लोगों को हिंदी वाले। तो मुझे भी बता दिया, मैं सबको अनाउंस भी कर दिया करूँगा। कम ठीक है। तो CACP क्या करता है, इसका अपना फॉर्मूला है, उसके थ्रू क्या करेगा, फसलों पे कितना MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है, उसको क्या करता है, ये रिकमेंड करता है। रिकमेंड करने के बाद टर्म आता है अप्रूव करना और अनाउंस करना। अप्रूव करना और अनाउंस करना, तो उसमें एक कमेटी आती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। CCEA कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये कौन चेयर करता है, PM साहब चेयर करते हैं इसको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। CACP क्या किया, रिकमेंड किया, अब उसको अप्रूव कौन किया, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये PM के द्वारा चेयर होगी, ये अप्रूव और अनाउंस करेगी। ये तो फसलों के लिए किया, और फिर यही जो है गन्ने के लिए भी करता है, शुगर के लिए, शुगर केन के लिए। शुगर केन के लिए क्या होता है, FRP, MSP नहीं, FRP, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। उसकी मीनिंग वो हिंदी वाले नोट्स में दी होगी, जहां शॉर्ट दिया है MSP वाला। क्या चीज, FRP, FRP। CACP के बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या है ये कमेटी, कब बनी है। ये किसान मंत्रालय से संबंध एक 1995 में गठित हुआ था। CACP
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, हिंदी में कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय, कई बार एक्चुअली में यूपीएससी में क्वेश्चन किसी डिपार्टमेंट के बारे में भी पूछ लेता है, किस मंत्रालय से रिलेटेड है, किस मंत्रालय से नहीं। यह एक वैधानिक निकाय है। कृषि एवं कृषि लागत और मूल्य आयोग, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, मतलब रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है। अप्रूव कौन करता है? पीएम, सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सिफारिश करता है। गन्ने के मूल्य के लिए फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, एक्चुअली में उचित और लाभकारी मूल्य, एफआरपी को फुल फॉर्म में कहते हैं उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है गन्ने के मूल्य के लिए। क्या उचित और लाभकारी मूल्य, ठीक। ये आपके टर्म किसके अंदर में होंगे, एमएसपी कैसे आ रहा है ये पता चला आपको, ये इसके थ्रू। अब आगे टर्म आता है एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में लिख लीजिए। कृषि फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव से, कृषि फसलों, कृषकगत या कृषि रिलेटेड फसलों में उतार चढ़ाव, मूल्यों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य है। यह अगला पॉइंट, यह सीएसीपी द्वारा अनुशंसित, सीएसीपी द्वारा अनुशंसित, यही बात लिखवा रहे हैं एक्चुअली। देखो सीएसीपी ने क्या किया, रिकमेंड किया, और सीसीए कमेटी ने अप्रूव किया। सीएसीपी द्वारा अनुशंसित और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित होता है, मतलब अप्रूव्ड होता है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई इसकी नोडल एजेंसी है। यही पे बता रहा हूं इतना, सीएसीपी क्या कर रहा है, अनुमोदित कर रहा है ना, वो अनुशंसित कर रहा है, और उसे अनुमोदित कौन कर रहा है, अप्रूव, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की समिति। थोड़ा फोकस किया करिए, मतलब तो जल्दी हो जाएगा, ठीक। एफसीआई अगला पॉइंट है, एफसीआई इसकी नोडल एजेंसी है। भारतीय खाद्य निगम कहते हैं एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
2018 या 19 में प्री में क्वेश्चन आया था किन किन फसलों के लिए यूपीएससी में फसलों के नाम दे के पूछ लिया था एमएसपी किसके लिए लागू होता है किसके लिए नहीं। अगर किसी ने प्री का क्वेश्चन 2018 वाला देखा होगा, अभी इसमें मैंने कुछ बताया नहीं है। सीपी रिकमेंड किया, सीसीए अप्रूव किया, प्रधानमंत्री की चेयर एमएसपी वही होती है एमएसपी। आया था तो इसलिए आपको फसलों के नाम भी लिखने पड़ेंगे। एमएसपी के जो 23 फसल लिखे हैं आप, उसमें फसलों के कुछ नाम भी लिखने पड़ेंगे। तो खरीफ, रबी, इन्हीं सब की फसलें होती हैं। अब कुछ फसलों के नाम लिखिए आप लोग। एमएसपी घोषित किया जाता है, नीचे उसके बाद आ जाइए कौन कौन सी फसलों के लिए। अनाज में क्या आता है? पहला पॉइंट अनाज। अनाज के अंदर आता है धान, गेहूं, जौ। तेजी से लिखिएगा। धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। ठीक। अगला पॉइंट में दलहन में 5 फसल आती है। इसमें देखिए अनाज में 7 फसल थी, दलहन में 5 फसलें हैं। कौन कौन सी लिखिए। ग्राम मतलब चना, अरहर को तुअर भी कहते हैं या पाइसन पी भी कहते हैं कहीं कहीं। मूंग, उड़द और मसूर, 5 दालें हो गई। अगला पॉइंट तिलहन में 8 फसलें हैं। तिलहन में 8 फसलें कौन कौन सी हैं? मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, केसर बीज और नाइजर बीज। इंग्लिश वाले लोग भी इस सब टर्म एक्चुअली में जनरल लाइफ में सुने हुए हैं, इसलिए आप लोग वही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद केसर बीज और नाइजर बीज 8 हो गई ना तिलहन। अगला है नारियल। अगला तिलहन में थोड़ी आएगा नारियल यार, मतलब थोड़ा तिलहन की 8 फसलें हो गई। अब अगला नारियल, फिर अगला पॉइंट नारियल के बाद अगला पॉइंट छिलका नारियल, फिर अगला पॉइंट कच्चा कपास, फिर अगला पॉइंट कच्चा पटसन। देखो अब इसमें बहुत सी फसलें हैं, हमें भी डिटेल नहीं पता होंगी, हमसे मत पूछने लगना ये फसल कौन सी होती है तो वो गूगल करना पड़ेगा। देखो हमारे साइड में जो फसलें होती हैं वो हमें पता रहेंगी, या जनरल जो यूपी में हो रही है काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ फसल ऐसी होती हैं जो यार नाम सुने तो होते हैं लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं होता। पटसन ना। अगला पॉइंट गन्ना। गन्ना का उचित और लाभकारी कीमत होती है। अगला पॉइंट है तंबाकू, वर्जीनिया फ्लू उपचारित तंबाकू। तंबाकू वाला जो है वर्जीनिया फ्लू उपचारित तंबाकू, इस पे एमएसपी जारी होती है। अब देखो इसमें क्या है कि 2-3 बार चीज़ें पढ़ लोगे, 1-2 बार, तो ऑप्शन जब सामने आएंगे तो आपको लग जाएगा कि किस पे जारी होता है किस पे नहीं। तो उसमें आप ऑप्शन देख के कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर लेंगे और कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा। 1-2 बार पढ़े रहेंगे ना तो वो चीज़ें आपको कुछ न कुछ मेमोरी में याद रहेंगी। अब देखो 23 की 24 की फसलें यार इतनी बार पढ़ने के बाद भी चीज़ें याद होना थोड़ा टफ जॉब होती है, नो डाउट।
लेकिन बट एक दो बार आप पढ़े रहेंगे तो ऑप्शंस टिक कर ले जाएंगे, और हमारा मेन काम क्या है, ऑप्शन को सही करना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्चुअली में देखिए अपने ऊपर भरोसा रखिए और चीज़ें पढ़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत भी याद रहता है तो ऑप्शन में क्या होती है, चीज़ें वो दिख जाती है कि यही ऑप्शन सही होगा लगभग। अब एमएसपी के बारे में बड़ा बवाल चलता है ना कि एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए या एमएसपी लागू क्यों किया गया, क्या बातें ध्यान में रखी गई और अभी एमएसपी का कैसा यूज है, ये सब क्वेश्चन तो दिमाग में चल रहा है। और एफसीआई एक्चुअली में क्या कर रहा है, नोडल एजेंसी है, तो कुछ समझ में आ रहा है एमएसपी लागू करने से फायदा नुकसान क्या क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो लागू होता है धान गेहूं का, सबको पता है अनाउंस होता है, धान गेहूं पे ज़्यादा अनाउंस होता है। बाकी जो फसलें लिखी तो गई हैं, क्या वो फसलें प्रोक्योर की जाती हैं, क्या उनका मिलता है, कहीं बना है सेंटर, जल्दी नहीं मिलता। तो इसमें पहला पॉइंट इसका डिफेक्ट तो ये हो गया कि ये पर्टिकुलर फसल के रिलेटेड ही फोकस हो गई है, ऐसा हो रहा ना, कुछ फसलें धान गेहूं तक ही सीमित हो गई हैं, उपलब्ध ही नहीं होते ना। एमएसपी देखिए मेन फोकस इसका क्या था, किसानों का बेनिफिट, किसानों की जो आउटपुट है उसका कम से कम जो लागत लगी है उनकी, उनको उचित मूल्य मिल जाए। इसका नाम ही क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम। बट अभी क्या हो गया है, अभी ये हो गया पॉलिटिकल। अब क्या है, ये मार्केट रेट से भी ज्यादा प्राइस मिल रही है, मार्केट रेट से भी ज्यादा प्राइस मिल रही है। तो मार्केट किस पे चलती है, डिमांड और सप्लाई पे। ये मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स क्या इतने दाम पे खरीद सकते हैं, नहीं खरीद पाएंगे ना, तो इसमें मार्केट को डिस्टॉर्शन है। जबकि इसका किस लिए था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब जो लागत लगी है उससे उनका नुकसान ना हो, थोड़ा सा फायदा हो जाए। इस बात को ध्यान में रख के लाई गई थी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बट अभी क्या हुआ, अभी ये पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल होने से क्या हो गया, उसका दाम ऐसे कई गुना कर देते हैं जिसके बेसिस पे उतना प्रोक्योर करना पड़ता है। अब जब ये अच्छा एमएसपी के थ्रू जो प्रोक्योरमेंट हुआ, इसका पैसा कौन देगा, सरकार, सरकार देगी ना, कहां से देगी, संचय निधि भी। सरकार के पास जो इनकम थी उसी में से डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना, कुछ सब्सिडी के फॉर्म में कई जगहों पे। अब एफसीआई गवर्नमेंट क्या किससे खरीदवा रही है, एफसीआई से। एफसीआई क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी है। अब इसके पास क्या क्या खर्चे हैं उसके, रखरखाव के। एफसीआई क्या करता है, एफसीआई का भी जान लीजिए इसी समय वर्किंग, इसके बाद में सिर्फ वो बता दूंगा कब बनी थी ये। एफसीआई क्या किया, किसानों से धान खरीदा, उसके बाद उसको प्रोक्योर किया, स्टोर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी यही करेगा, और क्या करेगा, पीडीएस के थ्रू सप्लाई भी करेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। अब देखो एफसीआई को कौन कौन से कॉस्ट पड़ रहे हैं, एक तो खरीद रहा है, खरीद किस पे रहा, महंगे रेट पे, एमएसपी जो डिसाइड हुई है। स्टोरेज में खर्चा आता है ना, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता है, इसके कुछ ह्यूमन रिसोर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है इसका, वो भी है। पीडीएस में क्या कर रहा है, एक रुपए 2 रुपए 3 रुपए पे बिक रहे हैं,
लगभग 67% आबादी को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पीडीएस के थ्रू सप्लाई की जा रही है। तो यहाँ क्या इसके पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार देगी। अब सरकार इनको टाइम पे पैसा देती नहीं है कई बार, तो ये क्या करते हैं, लेते हैं लोन। अब जब अगर सरकार के पास से और डिले हुआ, ये जो लोन होगा क्या बनेगा बैंक का? ब्याज, एनपीए बनेगा ना। फिर किसको अफेक्ट किया ये जाके? इकोनॉमी को किया ना। यार देखो इकोनॉमी कितनी सिंपल है, सब चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड है। एक जगह से बीच में साइकिल कहीं ब्रेक किए तुरंत दिखा देगा भाई यही है प्रॉब्लम। तो उसके बाद एफसीआई का जो घाटा है प्रोक्योरमेंट, अब स्टोरेज में कई घाटे हैं। स्टोरेज में क्या होता है, कई बार फसल खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा स्टोरेज हुआ, सड़ जा रहा है, चूहे काट दे रहे हैं, पेस्ट का अटैक हो रहा है, या स्टोरेज हाउसेस बड़े बड़े पुराने होंगे, उनके मेंटेनेंस रख रखाव में भी काफी खर्चा है। तो काफी खर्चा जो ये लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, ये सब कास्ट, और यहाँ पे उसके बाद ये सब किससे आ रहा है? सब्सिडी से, गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीमें हैं उसके थ्रू। एक तरह से ओवरऑल देखा जाए काफी बर्डन है। ये भी बर्डन बता रहे हैं, इसका सोल्यूशन भी कई स्कीमें आई हैं, ऐसा स्कीमें लागू की जा रही हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? एमएसपी लागू हो गया, एमएसपी अगर न्यूनतम। अब एफसीआई क्या करता है, कई बार स्टोरेज बहुत ज्यादा खरीद लेता है पॉलिटिकल दबाव में। सबसे ज्यादा एमएसपी जो धान गेहूं की दी जा रही किस स्टेट में है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा इससे फायदा है एमएसपी से। बाकी और जगहों पे देखोगे एमएसपी हर फसल पे उतना लागू नहीं की गई है। तो इसमें सिर्फ क्या हुआ, रीजनलिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या? प्रॉब्लम हो रही ना भाई, पूरे देश में जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी वो तो किसी एक एरिया में कंसंट्रेट हो गई। किसान आंदोलन कहाँ ज्यादा हुए? तो किसका बेस रहा? इंटरेस्ट बेस सबका। तो एमएसपी लीगलाइजेशन की बात कौन कर रहा था? एक पॉइंट आता है एमएसपी लीगलाइजेशन होना, ये अभी क्या है, ये गवर्नमेंट के विल पे है, मतलब गवर्नमेंट की इच्छा पे, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे है। अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तो लोग इसको क्या समझ लेंगे? राइट्स, लीगल राइट्स समझेंगे ना। और जब इसको लीगल राइट समझेंगे तो क्या करेंगे लोग? कोर्ट के थ्रू भी इंप्लीमेंट होगा। फिर तो मैग्नेडमस, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा रहा होगा, मैग्नेडमस याद करिए, हैबियस कॉर्पस, मैग्नेडमस, क्यू वारंटो, ये सब पढ़ा है ना। तो मैग्नेडमस क्या रिट होती है कि अगर कोई अधिकारी अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं कि उससे ये कहें कि भाई ये हमारा लीगल राइट है, इसे आपको इंप्लीमेंट करना है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। पढ़े रहे होगे ना, याद है कि नहीं? फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पढ़ाया रहा होगा मिश्रा जी ने। तो इस पे लोग क्लेम करने लगेंगे, बट एक्चुअल है क्या ये? इकॉनमी। अब सरकार को ये देखना होता है उसके पास इनकम कितनी आ रही है। आपके पास अगर है, किसी पर्सन के पास 100 रुपये इनकम आ रही है और किसी साल घट गई 80 रुपये, और घर वाले तुमसे कह दें भाई मालिक तुम ही हो, हाँ अपना खर्चा तो नहीं कम करेंगे बल्कि हम बढ़ाएंगे, हमें चाहिए पैसे, तो क्या दिक्कत होगी तुम्हारे सामने? डावाडोल हो जाएगी इकॉनमी, कर्जा बढ़ेगा, लोन लेंगे, और क्या चीज़ें जो और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जिन जरूरी चीज़ों पे खर्च करना है वहाँ का कॉस्ट कटिंग हो जाएगी।
तो हंगामा काटने वाले हंगामा काटेंगे ना फिर, वही चीज़ सरकार के सामने होगी लीगल वाला। दूसरा, लीगल होने पे प्राइवेट वेंडर्स को भी उसी रेट पे खरीदना पड़ेगा एमएसपी के। तो अगर प्राइवेट को ये दिखेगा कि भाई मार्केट की सप्लाई डिमांड पे प्राइवेट वर्ग काम करता है ना, सप्लाई डिमांड पे काम करेगा, किसी साल पैदावार ज़्यादा हो गई तो वो क्यों उतना रेट देगा भाई, मानसून बेस हमारी खेती है, कभी अप डाउन पैदावार ज़्यादा कम होती रहती है, तो जो भी प्राइवेट बिजनेसमैन है वो तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करना चाहेगा ना, वो थोड़ी चाहेगा ऑब्लिगेशन हो जाए, वो खरीदेगा ही नहीं, उसके ऊपर कोई कंपल्सन थोड़ी हो, तो सरकार के ऊपर कंपल्सन हो सकता है। तो लीगलाइज करने से ये प्रॉब्लम हो रही है ना। हाँ, बट लीगलाइज करने से फायदे ये होंगे कि जिन किसानों को नहीं मिल रहा है इसका फायदा, क्योंकि कुछ लिमिटेड किसान ही इसका फायदा उठाते हैं, जिन किसानों को नहीं मिल रहा उनको फायदा मिलेगा, इसका बेस बढ़ जाएगा। बट अब यहाँ पे डिसीजन किस पे लेना है आपको कि ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट जहाँ हो, कि सबके साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चीज़ों का, उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना होता है। तो इसीलिए ये डिबेट का टॉपिक चल रहा है अभी, एमएसपी को लीगलाइज करने वाला, सुनते हो बार बार न्यूज़ में। ये होते हैं कुछ पॉइंट आपको जब और नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वो नोट्स वहाँ से भी निकल के आएंगे, ठीक। एमएसपी में ये एफसीआई वाला पॉइंट हो ही गया आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है ये हो गई। अब एक पॉइंट आता है इसमें, अब एमएसपी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लिख लीजिए फटाफट, सर्कल बनाइए, एक ऐसे लिख लीजिए, एक ऐसे सर्कल बनाइए, उसके बाद कौन कौन से पॉइंट अफेक्ट करते हैं वो लिख दीजिए, और ये जो समझाया इतना ना, इसको ऐसे ट्री डायग्राम में फटाफट लिख दीजिएगा भाई अपने नोट्स में। उससे क्या होगी, चीज़ें आपको तोड़े हुए फॉर्म में याद रहती हैं और लिंकेजेस बने होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते बाद में। मैंने इन्हें जो हिंदी वाले नोट्स दिए हैं उसमें भी ऐसे ही बनाया हुआ है, और उससे आसान रहता है ना पढ़ना। डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम है, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मतलब मांग हो गई और सप्लाई मतलब पूर्ति, यस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एमएसपी को जो पॉइंट वो क्या कहते हैं फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, मिनिमम 50% मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 50% मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एमएसपी 1.5 गुना उत्पादन पे। इंटरक्रॉप पैरिटी मतलब डिफरेंट क्रॉपों के बीच में समानता का ना होना, समानता, यस, असमानता टाइप की। प्राइस ट्रेंड एक्चुअली में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में क्या है वो भी अफेक्ट करता है एमएसपी को। प्राइस ट्रेंड क्या है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड मतलब फसल अंतर्राष्ट्रीय प्राइस ट्रेंड मतलब होता है क्या प्राइस चल रही है। दो तो बोले किताबों में एक्चुअली में एक इसके फार्मूले भी दिए होंगे, सीएसीपी किस बेसिस पे रिकमेंड करती है, ठीक है। तो वो फार्मूला वैसे जनरली पूछा नहीं जाता कभी ऑब्जेक्टिव में, इसलिए वो फार्मूला हम लिखवा नहीं रहे अभी। उसमें A2 है, A2 + CL है, ऐसे कुछ करके, तो वो जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता और मेंस में आपको लिखना नहीं होता। और कहीं ऐसा अगर क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो उसको बता देंगे बाद में। अभी मिसलेनियस मुझे पढ़ाना बाकी है क्योंकि कई टॉपिक एक्चुअली में चीज़ें कवर करानी है, उसमें कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक कवर कराने हैं, वो भी मिसलेनियस में जब पढ़ाएंगे तो चीज़ें कवर करा देंगे।
ये वाली जो प्रॉब्लम थी, एक है प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये लिख लीजिए, फिर इस पे आते हैं इसके सोल्यूशन क्या क्या दिए गए हैं कहाँ से, उस पे आते हैं। एमएसपी के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइस, खरीद मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है खरीद मूल्य। प्रोक्योरमेंट प्राइस वो घोषित होता है हार्वेस्टिंग के बाद, जब फसल कट जाती है। ये मालूम है, ये सिंपल से समझिए, जैसे आपका स्टॉक आपने टारगेट रखा था कि 100 क्विंटल आप धान खरीदेंगे टोटल, आपके पास इतना स्टोरेज होना है, आपका टोटल स्टोर कितना होना चाहिए था 100 क्विंटल, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, और एमएसपी के थ्रू पूर्ति हो पाई सिर्फ कितनी 90 या 80 क्विंटल के आसपास, ठीक। तो 10-12 क्विंटल आपके या 10-20 क्विंटल जो रह गए वो किस पे बाद में घोषित हुए, प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये कई बार क्या रहता है, ज़्यादा रहता है एमएसपी से, क्योंकि ये स्टॉक को भरने के लिए ही प्रोक्योरमेंट प्राइस, खरीद प्राइस जारी किया जाता है ये। लेकिन इसका सबसे बड़ा जानिए कि पोस्ट हार्वेस्ट होता है, मतलब जब आपकी कटाई हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है, उसके बाद ये जारी होता है, ठीक। प्रोक्योरमेंट प्राइस यही है, मेन अंतर यही है एमएसपी और इसमें। एमएसपी क्या है, फसल बोआई के पहले, और ये फसल कटाई होने के बाद, जब कट के पैदा हो जाता हार्वेस्टिंग के बाद। अगला पॉइंट है इसमें इशू प्राइस। इशू प्राइस को हिंदी में कहते हैं निर्गम मूल्य, निर्गम मूल्य, इशू प्राइस। निर्गम मूल्य क्या होता है, इशू प्राइस पता है, जिस पर गवर्नमेंट एक्चुअली पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये है ना, 3 रुपये राइस का है, 2 रुपये गेहूं का है, और 1 रुपये अदर अनाज है, सीरियल्स, पता ना, 1 2 3, ये क्या हो गए, इशू प्राइस हो गए। तो इसमें राज्य सरकार का क्या रहता है, राज्य सरकार की मशीनरी यूज होती है, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यूज होती है। दोनों गवर्नमेंट में क्या क्या बटा होता है, हाँ बटा होता है, लेकिन ज़्यादातर एफसीआई एक्चुअली किसके थ्रू अनाउंस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस होता है। कुछ राज्य सरकारें भी अपना योगदान करती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है प्रोक्योरमेंट और ये सब करने का काम तो राज्य सरकार के पास है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है ना। बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया, फंडिंग देने का काम सरकार करती है, केंद्र सरकार, उसकी स्कीम है वो पूरी तरह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब जानते हैं ना आप लोग, नहीं जानते? कई स्कीमों में लिख लीजिए, ये भी नोट डाउन कर लीजिए बॉक्स बना के। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें एक तो पहली बात जानिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा शेड्यूल नंबर 7 क्वालिटी में पढ़ा है ना। शेड्यूल नंबर 7 क्या है, सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार सुन रहे हो यार। हाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और अच्छा समवर्ती, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है समवर्ती सूची, ठीक ना। उसमें सबके सब्जेक्ट डिफाइन, तो ज़्यादातर तो पहली बात जो स्कीमें लागू होती हैं उसी में से किसी सब्जेक्ट पे लागू की जाती हैं। जो सेंट्रल की रहेगी वो सेंट्रल की, और जो स्टेट की स्टेट अपनी लागू करते हैं, और कुछ कॉन्करेंट में। हाँ, कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू तो करती है बट होती है वो स्टेट लिस्ट में। अब ये बताओ, तुम लोग पढ़ लिए हो ना, ये लिस्ट पढ़े हो ना, पढ़ रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस लिस्ट में है? सही है, तो सेंट्रल मिनिस्ट्री क्यों है? सेंट्रल मिनिस्ट्री नहीं एग्रीकल्चर की, तो किस में आएगी? समवर्ती में आएगी, समवर्ती में आएगी, राज्य में।
एग्रीकल्चर किस लिस्ट में है? क्लियर कट, खुद जल्दी कंफ्यूज हो हाँ। इसी तरह एक और है पंचायती राज। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का, लेकिन पंचायती राज मिनिस्ट्री भी है सेंटर में भी। ठीक, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब आते हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैंने ये सब पॉइंट बोले हैं। एग्रीकल्चर का लिख लेना आप लोग कौन से में है? राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो उसकी फंडिंग होगी कौन देगा? पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ परसेंटेज देता है, वो पहले से डिफाइन रहता है, इतना परसेंट ये देगा। हाँ, कुछ स्टेटों को पैरिटी दी जाती है कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट। और कई में 50 का रहता है, कई में 60-40 का रहता है। 60-40 था। अब हम इसी में पूछते हैं, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक हमने पढ़ाया था, उसमें किसका कितना कितना शेयर होता है? बताओ क्या? आरआरबी, पीएसएल में नहीं। हाँ अच्छा, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में कितना परसेंट होता है? 55 क्या? 40% तो पीएसएल टोटल है, उसमें 18% कृषि का है। 18% कृषि में भी 10% डिवाइड है और 8% मार्जिनल वाला है मतलब से 10% नॉर्मल के लिए, ऐसे कुछ है। इतनी जल्दी मत भूला करो यार। और फिर उसमें वीकर सेक्शन के लिए भी कुछ डिफाइन किया गया है पीएसएल में ही। अच्छा, फॉरेन बैंकों के लिए पीएसएल कितना परसेंट अनिवार्य है? जिसकी 20 ब्रांचेस से ज़्यादा है उसके लिए 40% है, जिसकी 20 ब्रांचेस से कम है उसके लिए 32%। फॉरेन बैंक जो बाहर के बैंक हैं, तो बाकी इंडियन कॉमर्शियल बैंक के लिए कितना है? 40% सबके लिए। ये सब चीज़ें एक्चुअली में फैक्ट के फॉर्म में आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और आपको जब एग्रीकल्चर के आंसर लिखने होते हैं वहाँ ये सब पता होना चाहिए कैसे क्रेडिट वाली सिस्टम कवर हो रही है। इशू प्राइस हो गया, प्रोक्योरमेंट प्राइस हो गया, आपका एमएसपी हो गया। अब एमएसपी में जो कमियां थी, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी एफसीआई की, 2014 में एक शांता कुमार कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, 2024 में कहा, 14 में 2014 में एक शांता कुमार कमेटी का गठन किया गया, उनकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट आई थी। तो उसमें जो एफसीआई वाली ये सब प्रॉब्लम्स हैं इसको दूर करने का प्रयास किया गया। उनकी कमेटी का रिकमेंडेशन क्या क्या था, थोड़ा लिख लो। ये पहला पॉइंट कहते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाभार्थी हैं 67%, उसको घटा के 40% कर दिया जाए। उसको घटा के 40% कर दिया जाए। अब ये क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनकी रिकमेंडेशन जो है एमएसपी के थ्रू जो घाटा है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी को कम करने की कोशिश कर रही है ना, उसी के तहत कुछ स्कीमें लाई हैं, वो स्कीमें भी बताएंगे। पहले शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन देख लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर को एक्चुअली में क्रय विक्रय और भंडारण की अनुमति देना।
प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स की हिंदी होगी निजी संग्राहकों को, निजी क्षेत्रों के लिए कह दो। दूसरा, राज्यों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस रोकें और नगद अंतरण प्रणाली अपनाएं। राज्यों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस रोका जाए और नकद कैश ट्रांसफर की व्यवस्था की जाए। इससे क्या होगा, एमएसपी और जो खाद्य सब्सिडी दो तरह की है उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। कई जगहों पे ऐसी स्कीमें भी कई देशों में लागू है, जो ये इशू प्राइस है ना पीडीएस के थ्रू, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, मैक्सिको हो गए और कुछ लैटिन अमेरिका और कंट्रियों में ऐसा लागू है कि उसमें क्या होता है, पैसे दे दिए जाते हैं। जैसे आजकल कई चीज़ों में जैसे किसान सम्मान निधि दी जा रही है ना, वैसे टाइप के पैसे दे दिए कि आप जाके मार्केट रेट पे खरीदिए। इसमें क्या है, भंडारण ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे उर्चे से बच जाते हैं। भंडारण में जो नुकसान होता है, स्टोरेज में कई वेस्टेज होते हैं ना फूड के, वो बच जाएंगे ना। अगर सर ये कोई बीमारी लगी सर, और उर्वरक क्षेत्र को हटाना, हाँ अभी आते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर आते हैं। उर्वरक, अगला पॉइंट, उर्वरक क्षेत्र को हटाना और किसानों को प्रति हेक्टेयर नकद उर्वरक सब्सिडी, प्रति हेक्टेयर 7,000 रुपए सब्सिडी दे दो। उर्वरक की, उर्वरक सब्सिडी हटाने की भी बात कर रहे थे ये। उर्वरक मतलब समझ रहे हैं ना, फर्टिलाइजर। अगला पॉइंट है पर ग्राम में गोदाम रसीद प्रणाली विकसित करना। पर ग्राम में, हिंदी में दिया पर ग्राम में गोदाम रसीद, पर ग्राम में गोदाम, इंग्लिश देखना पड़ेगा मुझे तो मैं बता पाऊंगा। पर ग्राम में लिखो, अभी बताते हैं। पर ग्राम में ग्राम में या पर ग्राम में NWR कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NWR पर ग्राम के। मुझे एक बार मैं अभी बुक को इंग्लिश वाले देखो सिंपल से पर ग्राम में गोदाम रसीद। एक्चुअली गोदाम रसीद ये है कि जहां पे आप अपना स्टोर किए हो ना सामान, वेयर हाउस रिसिप्ट कहते हैं जनरली इसको, ठीक है, वेयर हाउस रिसिप्ट कहते हैं। पर ग्राम गोदाम रसीद, ठीक है, वो वेयर हाउस रिसिप्ट होती है जहाँ पे आप अपने धान गेहूँ या जमा किए होते हैं, तो उसकी रसीद अगर आपको दे दी जाए, उसके बेसिस पे आप लोन वगैरह ले सकते हैं कि आपका ये इतना स्टोरेज है, कैपिटल आपके पास, आप रिटर्न कर सकते हैं। तो वो आपका क्या कोलेटरल का काम करेगा। बैंक क्या करता है, मॉर्गेज के बेसिस पे लोन देता है ना, कुछ रखवाता है ना, उसका बताया था ना, उसे कोलेटरल कहते हैं। टर्म याद है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, बैंकों में CRR आप लोगों ने पढ़ा था ना, CRR कैश रिजर्व रेशियो, याद है ना यार। अभी टेस्ट हुआ तो सब लोग रिवाइज भी किए रहे होगे ना। CRR कहाँ रहता है, किसके पास, बैंक के पास कि RBI के पास है? जिसका जो कॉन्फिडेंट हो जिस पे वो बोलो, दूसरे की सुन के मत बोलना। बता दे रहे हैं, बताओ है?
ठीक है, आरबीआई के पास रहता है ना, इसमें कुछ परसेंट डिसाइड होता है ना, आरबीआई परसेंट बोलता है बैंकों से कि इतना परसेंट हमारे पास रखोगे। अब ये बताओ उस पर आरबीआई ब्याज देता है क्या? क्या बात करते नहीं देता? सीआरआर पे सीआरआर पे ब्याज देता है कि नहीं देता है? अच्छा है, जमा किए तो पैसा देगा वो। सीआरआर पे ब्याज नहीं मिलता है, सीआरआर पे पैसा नहीं मिलता है, मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तुम लोग भूल जाते हो एक्चुअली, जब पढ़ाते समय बोले रहे होंगे तब ध्यान ही नहीं होगा, नोट ही नहीं किए होंगे, अब याद रहेगा जिंदगी भर, अब याद रहेगा ना? क्या बोलूं? यस नहीं, वो एसएलआर होता है, एसएलआर, कंफ्यूज हो रहे हो तुम। सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है उसे अपने पास रखना होता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब कुछ गोल्ड के फॉर्म में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, उस सब में वो एसएलआर के फॉर्म में रखा जाता है, वो अपने पास बैंक रखता है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है उस पर इंटरेस्ट रेट देती है। रिवर्स रेपो रेट के तहत जो पैसे आप आरबीआई के पास रखोगे वही रिवर्स रेपो रेट पे ही इंटरेस्ट रेट देती है। अभी आरबीआई ने फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ना, अगला पॉइंट शांता कुमार की कमेटी पे आओ। देखो बैंकिंग वाली चीजें सब बड़ी कॉमन है, वो चीजें बार बार पढ़े रहोगे तो अच्छा रहेगा। और देखो सब चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन सब बैंकों के थ्रू ही होता है। पॉइंट पे आते हैं, बफर स्टॉक के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नीति होनी चाहिए। बफर स्टॉक के लिए स्पष्ट और पारदर्शी, अब ये तो इनकी रिकमेंडेशन हो गई, ठीक है। अब आते हैं, सरकार ने एक स्कीम लाई अभी एमएसपी पे बोझ कम करने के लिए, कुछ चीजें इसकी जो रिफॉर्म करने के रिलेटेड। एमएसपी क्या मतलब ओवरऑल फसलों के रिलेटेड जो नुकसान हो रहा है एक्चुअली में, सरकार ये प्रयास की, एक नया प्रयास पीएम आशा स्कीम, प्रधानमंत्री आशा स्कीम, प्रधानमंत्री आशा योजना, प्रधानमंत्री आशा योजना, ये सब इसी से रिलेटेड स्कीमें हैं, ठीक है। खोजो यार, गूगल है तुम्हारे पास, सामने फोन है अभी। पीएम आशा स्कीम के 3 कंपोनेंट है मेन।
ठीक है। पहले कंपोनेंट में सरकार, ये देखिए एक्चुअली में सेंट्रली क्या वो कुछ बोल रहे हो तुम लोग? इस पीएम आशा स्कीम में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य मिले। लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। इस योजना के 3 घटक हैं। पहला पॉइंट है मूल्य कमी भुगतान, पीडीपीएस, पीडीपीएस मूल्य कमी भुगतान योजना, इसी में है ये। पीडीपीएस इसको कहते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। मूल्य कमी भुगतान योजना, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम कहते हैं इसको। इसमें जानते हो सरकार क्या कह रही है? इस लाइन के मतलब समझा रहे हैं। इसमें कह रही है सरकार, आप जो उत्पाद किए हैं किसान, उसे मार्केट में बेच दो। मार्केट में आप बेच दिए, मतलब अगर कृषक क्या ठीक है, किसान है कोई, मतलब मान लिया हरिया कोई किसान है, ठीक है। इन्होंने अपना उत्पाद क्या किया? मार्केट में बेचा, और मार्केट प्राइस किस पे डिफाइन था? मार्केट की प्राइसेस किस पे डिपेंड है? डिमांड और सप्लाई पे ना। अब यहाँ जो आपको प्राइस रिसिप्ट लीजिए, जो भी बेचे हुए इसकी आप रिसिप्ट लीजिए, उसके बाद जाइए गवर्नमेंट से कहिए कि हमने इतने में बेचा है, और सरकार यहाँ पे जो एमएसपी डिफाइन की रहेगी, सरकार एमएसपी कुछ डिफाइन की रहेगी ना, और इस प्राइस रिसिप्ट में जो डिफरेंस होगा वो सरकार पे करेगी। आप कब जाएंगे? जब आपको कम होगा तो जाएंगे, ज़्यादा होगा तो यही होगा ना। समझ में आया क्या है ये? क्या गए परसों गए, ये लाइन समझ में आ गई जो अभी बोला मैंने, पीडीपीएस। अब तक क्या था? सरकार क्या कर रही थी? एमएसपी के थ्रू प्रोक्योर करने की कोशिश कर रही थी। जो एमएसपी थी सरकार पूरे पैसे दे रही थी। अब सरकार क्या कर रही है? आप जाइए अपने उत्पाद को मार्केट में बेचिए, वहां से रिसिप्ट लीजिए, जो भी टेंडर वेंडर जो भी डिफाइन है खरीद वाले, आप प्राइवेट को बेच दिए, आपके पास रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट ले जाकर सबमिट करें, अपना क्लेम करिए सरकार के पास। तो एमएसपी और वो प्राइस में जो गैप है, जो पैसा मान लिया एमएसपी डिफाइन है 140 रुपये, ठीक है, सरकार ने ये अनाउंस किया हुआ है। आपने बेच दिए कितने में? 110 रुपये में, मार्केट रेट है 110 रुपये आपके बिक्री हुई, तो सरकार यहाँ पे कितना फंडिंग करेगी? 30 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी।
ये मार्केट में आपने बेचा ना, किसान गया आपका उत्पाद मार्केट में बेच दिया और इसे 30 रुपए की एमएसपी से कमी लगी, ये सरकार के पास गया, ऑनलाइन क्लेम किया, जो भी सिस्टम बनाया जाए उसके लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो काउंटर सिस्टम हो क्या, तो आप और रिसिप्ट यहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करोगे और गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस एमएसपी इतनी है, तो ये पैसे जो डिफरेंस है आपको पे कर दिए जाएंगे। ऐसा एक्चुअली में गुजरात में और एमपी में ये सिस्टम लागू किया गया है। अब आते हैं यहाँ पे इसमें फायदे क्या क्या होते हैं। एक तो स्टोरेज का पैसा बचा, स्टोरेज का, और क्या बचा, ट्रांसपोर्टेशन का बचा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो इस सब में लगती थी उसका खर्चा बचा। किसान को क्या फायदा हुआ, किसान का टाइम बच गया, टाइम बच गया ना, और ये अपनी रिसिप्ट ले जाके दे दिया, इसको टाइम पे डायरेक्ट पेमेंट हो गया इसके पैसे में, इसको भी डायरेक्ट पैसे मिल गए, इसको भी रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं झेलने पड़े, समझे। अब आता है यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है भाई, दोनों देखेंगे ना, स्कीम तो बड़ी अच्छी लग रही है, अब लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है ना इसमें। जिन जिन स्टेट में ये लागू किया गया उसमें मिसयूज करने वाले भी बहुत हैं, जैसे अटेंडेंस का मिसयूज आप लोग करते हैं करते हैं या बंद कर दिए, नहीं करते हैं, हमें पूरा भरोसा होता है अपने बच्चों को सही करेंगे जो करेंगे, इसलिए हम कभी चेक भी नहीं करते, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, ये जो किसान है और ये जो खरीदार है, यहां दो लोग हैं, एक किसान है और एक खरीदार है। मान लिया कोई सेठ साहब है, बिचौलिया नहीं भाई, कोई प्राइवेट वेंडर है, खरीदार है ना। अब ये लोग दोनों लोग क्या किए, आपस में संगठन बना लिए, संगठन के साठगांठ कि हम तुमको जो है अगर मार्केट प्राइस भले 150 है, 130 नहीं, मान लिया 130 रुपए मार्केट प्राइस है या कुछ कम भी है, मान लिया डिफरेंस है, हम तुमको कुछ ज़्यादा देंगे और तुम सरकार से जाके क्लेम करना, वो पैसा आधा आधा बांट लेंगे जो डिफरेंस आएगा, हम तुम्हारी फसल तो खरीद ले रहे हैं ना, अब 30-40 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, एक काम करना, वो जो लेना, हम तुम्हारी फसल तुरंत ले रहे हैं और तुम्हारे घर पे आके ले ले रहे हैं या सुविधा और प्रोवाइड कर दे रहे हैं, या तुम्हें 10 रुपये ज़्यादा दे देंगे, मान लिया मार्केट रेट 100 रुपये तो तुमको 110 दे देंगे ना, और बिल कितने का बनाएंगे, 100 रुपये या 90 रुपये या 80 रुपये का बनाएंगे, दिए तो तुमको 110 या कुछ और दिए, मतलब 100 रुपये दे दिए, जो मार्केट रेट में दिख रहा है उतना कुछ आसपास पे किए, लेकिन बिल कुछ कम का बनाए, जो डिफरेंस आया उसको आधा आधा बांट देंगे। उसमें अगर मान लिया 40 रुपये का डिफरेंस आता है तो 20-20 रुपये बट गए, तब भी तो 10 रुपये ज़्यादा फायदा हो गया इसको और किसान को भी, या कई बार किसान और ज़्यादा थोड़ा नहीं पढ़ा लिखा निकला और फायदा हो गया, और जनरली यही होता है। ये लोग होल ढूंढ लिए, इसमें एक्चुअल जो बेनिफिट जाना चाहिए था, जिनके लिए ये किया गया, वही लोग इसका मिसयूज करना चालू कर दिए और सबके पास तिकड़ा है। मतलब कोई स्कीम लागू की गई जिन चीज़ों के लिए, अब एक लूप होल लोग ढूंढ ले रहे हैं। मनरेगा स्कीम में भी तो यही प्रॉब्लम आती है कई बार, होता है ना। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कोड कहां पे थे, एमएसपी के ये वाले मिसयूज वाले पॉइंट पे। एमएसपी का जो मिसयूज हुआ, ये कहीं ना कहीं
ओवरऑल इकोनॉमी के लिए लॉस है ना, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए तो लॉस है, और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपका खुद का लॉस है, जिन लोगों एक्चुअली में मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं ना। अब इसमें एक पॉइंट अगला है, इसी वाली स्कीम पीएम आशा स्कीम में, पीएम आशा स्कीम में अगली पॉइंट है ये, सरकार कह रही है कि पूरी तरह प्राइवेटाइज कर दो, चुनिंदा निजी एजेंसियों को दे दो निजी खरीद और भंडारण योजना। पॉइंट अगला निजी खरीद और भंडारण योजना इसी पीएम आशा स्कीम के अंदर में ही है। चुनिंदा निजी एजेंसी एमएसपी पर सरकार की ओर से, चुनिंदा निजी एजेंसी, उसी में अगला पॉइंट है, तीन कंपोनेंट मैंने बताए थे ना, ये दूसरा कंपोनेंट है। हाँ हाँ, कितने बच्चे हैं टोटल? बस 16 ही हैं सर। ये कागज 7 3 10 2 12। देखो कहीं होगा वहीं। 21 बच्चे हैं लगभग। 17 गिन लो, ठीक है। अच्छा लिखो, अगला पॉइंट लिखो पहले। निजी खरीद एवं भंडारण योजना, चुनिंदा निजी एजेंसी एमएसपी पर सरकार की ओर से अधिसूचित बाजारों में चुनिंदा निजी एजेंसी, अगला पॉइंट जो है निजी खरीद और भंडारण, निजी खरीद और भंडारण, इसमें क्या कुछ सरकार कुछ प्राइवेट एजेंसियों को हायर करेगी जो एक्चुअली में खरीदारी करेंगे एमएसपी पे और उसका भंडारण करेंगे। सरकार उनको सेलेक्ट करेगी, चुनिंदा। अगला पॉइंट इसी में है, पीएम आशा में तीसरा घटक, पीएम आशा का तीसरा घटक है दालों, तिलहन और अनाजों की कीमत समर्थन योजनाएं। जो ये एमएसपी जारी होगी कि केंद्रीय सरकार के जो डिपार्टमेंट होंगे, केंद्रीय सरकार के जो डिपार्टमेंट होंगे वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे अच्छे से। ये तीसरा वाला कंपोनेंट है। दाल, तिलहन और अनाज के लिए जो अनाउंस होगी एमएसपी, इस पे जो केंद्रीय सरकारों की एजेंसियां हैं वो क्या करेंगी, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगी। अगला है इसी में एमएसपी सुधार में एक अलग योजना है, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि ये भी सब्सिडी कम करने के लिए लागू की गई थी, केंद्रीय योजना है ये। किसान सम्मान निधि यह एक केंद्रीय पीएम किसान योजना, एक केंद्रीय योजना है।
3 समान किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे साल भर में। अपने खेत के आकार के अनुसार सभी किसानों को प्राप्त होंगे। इसमें बैंक खाते में डायरेक्ट उनको बेनिफिट प्राप्त होगा। इससे बिचौलियों का रास्ता खत्म होगा। किसान सम्मान निधि से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप की स्कीम है ये। इसमें क्या होगा, किसान सम्मान निधि में बेसिकली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इमीडिएट जो फायदे नुकसान होंगे, जैसे कोई चीज़ इमीडिएट यूज़ करने के लिए पैसे चाहिए तो बेसिक चीज़ों की ज़रूरतों के लिए पैसे मिल जाएंगे। पहले क्या रखा गया था, 2 हेक्टेयर से कम वालों के लिए, तो ये 6,000 रुपये काफ़ी थे। तो कई लोगों की इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि 6,000 रुपये बहुत कम है, 6,000 रुपये बहुत कम है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए और चीज़ों पे सब्सिडी जैसे फर्टिलाइजर है इन सब पे सब्सिडी खत्म कर दी जाए और ये मात्रा बढ़ा दी जाए जिससे किसान जो है अपना भूमि उपज बढ़ा सके और उनका आय बढ़ जाए लॉन्ग टर्म के लिए। समझे? इसी में है एक किसान मानधन योजना भी। अब उसके बारे में अपने आप खोज के लिख लेना पैरामीटर्स। किसान मानधन योजना भी हाँ सिंचाई पे आते हैं ना। किसान सम्मान निधि की तरह ही जैसे किसान सम्मान निधि है ना, उसी तरह कुछ स्टेट्स की अपनी स्कीम चल रही है, उनके बारे में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें लिख लो रैत बंधु स्कीम तेलंगाना की। रैत बंधु संस्थानों के द्वारा चलाई जाती है। तुम जो बोल रहे हैं वो लिख लो, उसके बाद देखेंगे। रैत बंधु ये कैसे है? किसान सम्मान निधि जैसे ये 5,000 रुपये देते हैं पर ईयर, तेलंगाना सरकार चला रही है। उड़ीसा सरकार चला रही कालिया योजना। कालिया योजना आजीविका एवं आय संवर्धन योजना कहते हैं उसको। कालिया योजना चला रही है, इसमें 12,500 रुपये मिलते हैं किसानों को उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में स्कीम चल रही है ऐसे ही कृषक बंधु। कृषक बंधु झारखंड में है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड में। और छत्तीसगढ़ में है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में। आउटपुट वाले पॉइंट में देखो और कौन सा पॉइंट बचा है। एमएसपी वाला तो ठीक है, बता दिया जितना था। एमएसपी लीगलाइजेशन का इशू, कुछ चीज़ें देखिए मैंने उसके कोर इशूज बता दिए। कुछ प्रॉज कॉन्स आपको जो विजन में दिया हुआ है वहाँ से देख लीजिएगा, या जो एक और नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था उसमें भी दिया है, वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ पॉइंट अगर और छूटे हैं तो, क्योंकि देखिए डाइवर्सिफाइड पॉइंट वो आपके अपने भी बनेंगे, कुछ डायरेक्शन में आप अपने भी ऐड करेंगे। और दूसरा, जब मैंने अभी आप लोगों को साइकोलॉजिकली चीज़ें बताई वो लेक्चर, उसमें ये था कि आप लोग हमेशा कुछ भी हो आपके सामने,
खुद को एनर्जेटिक फील करने का प्रयास करिए और ऑलवेज पॉजिटिवली सोचिए अपने डायरेक्शन एम के बारे में। कुछ भी आए खुश रहने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और वो एक दिन में नहीं होगा, ये बात दिमाग में रखिएगा, ये थ्योरी नहीं है। ये कभी भी आप सुबह उठिए, रोज़ प्रयास करिए खुश रहने का, तो आपकी ये धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। तो आप अपने आप फील करने लगेंगे, आपका दिन प्रोडक्टिव निकलना चालू। ये साइकोलॉजिकल होता है, ये बात दिमाग में रखिए ऑलवेज। अगर आप किसी चीज़ को मान लिए कि ये चीज़ निगेटिव है तो उसके बारे में कभी पॉजिटिव आप सोच ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है, उसके बारे में जब आप निगेटिव इल्यूजन बना लेते हैं, उसके अच्छे काम क्या आपको दिखते हैं, उसमें भी बुराई खोजते हैं आप क्रिटिसाइज करने के लिए। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई करिए सुबह उठ के अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी। देखिए, निगेटिव पॉइंट जो भी है उसको क्वांटिफाई करिए कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी अपने आप पे हावी मत होने दीजिए कि आपके एम को या आपकी पर्सनालिटी को कैप्चर कर जाए। अपने पे भरोसा रखिए, अपने आप को टैकल करने का प्रयास करिए। तो आपके सामने जितनी ये पढ़ाई है यूपीएससी की, यूपीएससी का सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा आपको। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। 2 ही दिन तो काम कर रहा है, एक पढ़ना एक लिखना। और कितना काम है भाई, पढ़ के और उसको जाके वहां एनुमरेट करके आना है, रट लो एक एक चीजें। और क्या है, सिलेबस दिया है, तुम एक भी पॉइंट बता दो, कोई ऐसा बाहर से आया हो, कोई भी किसी साल का क्वेश्चन उठाओ और उसके बारे में वो टॉपिक आपके सिलेबस में ना दिया है, और उस सिलेबस के पॉइंट के अगर प्रॉज कॉन्स और डेफिनेशन आपको पता है, आप क्या लिख नहीं पाएंगे। सामने आपके बता दिया गया ये चीज है, रट्टा मार दो उसको, समझ के रट्टा मार दो, उसका डायरेक्शन समझ लो, 4-5 डायरेक्शन समझ लो क्या क्या होता है इसमें। उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उस टॉपिक के रिलेटेड आंसर करने में आसानी से लिख दोगे। और लिखना सीखना है। जो राइटिंग के लिए कहा जाता है, एक्चुअली आप करते क्या हो, अपने दिमाग को ट्रेंड करते हो ना, हैबिट डालते हो, आदत डालते हो। जैसे भाई क्रिकेटर इतना प्रैक्टिस करते हैं नेट पे, वो किस लिए करते हैं भाई? तभी तो फील्ड में खेल पाएंगे। वो एक दिन परफॉर्म नहीं करते, आप क्या करते हो, क्या क्या करते हो वो पता है सबको ना। तो आप अपने आप को परफॉर्म नहीं देखते। जब आप परफॉर्म नहीं करते, आप भी नेट प्रैक्टिस करके जाइए। यूपीएससी के सिलेबस को, एग्जाम को बहुत ज़्यादा हल्का मत बनाइए। ये बहुत नॉर्मल एग्जाम है। हाँ, ये डिफरेंट डायरेक्शंस को कवर कर देता है। आप अगर ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो आप अप्रोच लगभग 90% तैयारी आपकी हो जाएगी। बचेगा 10% ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, फेथ रखो अपने आप पे, सही होगा सब। ठीक है, कभी टाइम लगेगा, कभी पहले हो जाएगा, कोई बात नहीं, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। अनसर्टेनिटी रहती है हर एग्जाम में, लेकिन अनसर्टेनिटी पे पूरी तरह फोकस होना जाना वो गलत है। इसलिए ये सब एग्जाम ऐसे हैं कि चीज़ें अपने आप चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर सिस्टमेटिक ढंग से कवर करते चलो। और लकीली तुम लोगों को सारी चीज़ें एक्चुअली में यहाँ पे अपने शहर में मिल जा रही, वो बहुत बेटर है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, आपको दिल्ली जाना पड़ता, चीज़ें खोजनी पड़ती, तो चीज़ें कवर होती। इसमें आउटपुट वाले पार्ट में कुछ पॉइंट बाकी रह गए हैं, लेकिन कल एक्चुअली इनपुट पार्ट के भी कुछ पॉइंट बाकी थे। आप लोग जो बोल दिए थे खत्म हो गया, उसमें इरिगेशन वाला पॉइंट बाकी है। इरिगेशन इनपुट में आता है ना, उसको चीज़ें कवर करनी होंगी, वो हम कल कवर कराएंगे एक बार। ठीक, आप लोगों के लिए बेस के लिए क्वेश्चन एक है इनपुट वाले से, उसे मैंने बताया नहीं। सीड विलेज रिलेटेड क्वेश्चन है 2017-18 का, उसे लिख के लाइएगा। सीड विलेज वाला क्वेश्चन है, मेंस में 17-18 में पूछा गया है, उसको देख लीजिएगा क्वेश्चन। यूपीएससी का क्वेश्चन है सीड विलेज के रिलेटेड। सीड विलेज, बीज गांव,
सीड विलेज, उसको लिख के लाइएगा। 17 या 18 में किसी साल है मेंस में, गूगल कर दीजिएगा अपने आप मिल जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक।